गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जो रिसोर्सेज के टाइप्स है उसमें ओरिजिन की बेसिस पर और एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर जो रिसोर्सेज है उसके बारे में पढ़ा था। और अब नेक्स्ट है कि जो ऑनरशिप है उसके आधार पर जो रिसोर्सेज है वो किस प्रकार के होते हैं या कौन कौन से होते हैं। इसमें फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी जो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। These are also owned privately by individuals. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. In villages there are people with land ownership, but there are many who are landless. Urban people own plots, houses and other property. कुछ संसाधन जो है वो निजी व्यक्तियों की ओनरशिप में होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा जो भूमि आवंटित होती है जिसके बदले में वे सरकार को लगान देते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग जो है वो भूमिहीन भी होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों और दूसरी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके मालिक होते हैं। प्लांटेशन, pasture lands, ponds, water in wells, etc. are some of the examples of resources ownership by individuals. Make a list of resources owned by your household. बाग और जो चरागाह है, तालाब और कुओं का जो पानी है आदि, ये सभी जो संसाधन है वो निजी ओनरशिप की कुछ उदाहरण है। फिर नेक्स्ट है इसमें कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, यानी कि जो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, विलेज कॉमन्स, grazing grounds, burial grounds, village ponds, etc. Public parks, picnic spots, playgrounds in urban areas are de facto accessible to all the people living there. ये संसाधन जो है वो कम्युनिटी के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की जितनी भी सम्मिलित भूमि होती है, जैसे जो चरागाह भूमि है, शमशान भूमि है, तालाब आदि, और जो नगरीय क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्रों के सामाजिक पार्क, पिकनिक स्पॉट और जो खेल के मैदान हैं वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज, यानी राष्ट्रीय संसाधन। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन. द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू acquire even private property for public good. You might have seen roads, canals, railways being constructed on fields owned by some individuals. Urban development authorities get empowered by the government to acquire land, all the minerals, water resources, forests, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles, 22.2 km from the coast, termed as territorial water and resources therein belong to the nation. टेक्निकली तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय है।
देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह जो व्यक्तिगत संसाधन है उनको भी आम जनता के हित में अधिग्रहण कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें जो है व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। जो शहरी विकास प्राधिकरण है उनको सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और जो 12 समुद्री मील तक जितना भी महासागरीय क्षेत्र है और इसमें पाए जाने वाले जितने भी संसाधन है वो राष्ट्र की संपदा है। फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज यानी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देयर आर इंटरनेशनल institutions which regulate some resources. The oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions. कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं संसाधनों को नियंत्रित करती है। जो कोस्टल लाइन है उससे 200 समुद्री मील की दूरी से परे जितना भी खुला महासागरीय एरिया जो है और उसमें जितने भी संसाधन पाए जाते हैं उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। और इसमें भी फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी संभावी जो संसाधन है। Resources which are found in a region but have not been utilized. For example, the western parts of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो इंडिया का पश्चिमी भाग है विशेषकर राजस्थान और गुजरात में जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की जो संसाधनों की संभावना है पर इनका सही ढंग से विकास जो है वहाँ पर नहीं हुआ है। अगर इनका विकास किया जाए इन प्रदेशों में तो इनमें जो ऊर्जा का क्षेत्र है उसमें काफ़ी प्रगति हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है इसमें डेवलप्ड रिसोर्सेज यानी विकसित संसाधन। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. The development of resources depends on technology and level of their feasibility. वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो निर्धारित की जा चुकी है वे विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास टेक्नोलॉजी और उनकी जो संभाव्यता है उसके स्तर पर निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक का मतलब भंडार। मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among
stock. For example, water is a compound of two gases, hydrogen and oxygen. Hydrogen can be used as a rich source of energy, but we do not have advanced technical know how to use it for this purpose. Hence, it can be considered as stock. एनवायरनमेंट में उपलब्ध वे पदार्थ जो ह्यूमन बीइंग की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो उपलब्ध टेक्नोलॉजी है उसके अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, वो भंडार में शामिल होते हैं। जैसे जो पानी होता है वो दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक होता है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य जो सोर्स है वो बन सकता है, लेकिन इस पर्पज से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास जो उन्नत टेक्नोलॉजी है वो नहीं है उतना, और टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी उतना नहीं है। फिर नेक्स्ट है रिजर्व्स। रिजर्व यानी जो संचित कोष है। रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. These can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited extent. Thus, the water in the dams, forest, etc. is a reserve which can be used in the future. अब जो रिजर्व्स होते हैं वो संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध टेक्नोलॉजी नॉलेज की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग फ्यूचर में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इनका उपयोग कुछ निश्चित पैमाने पर ही हो रहा है, सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार डैम्स में जल, वन आदि संचित कोष है जिनका उपयोग हम फ्यूचर में कर सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।